गाइस तो हमारा जो सैम्पल पेपर चल रहा था इसमें आज हम करेंगे इसका जो सेक्शन बी का सेवन्थ क्वेश्चन है। सेवन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इससे प्रीवियस लेक्चर जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एग्जाम मटेरियल पर आप क्लिक करोगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और जो इसके जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उससे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसको पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे हम फर्स्ट वाला कि देयर आर 25 डिस्क नंबर 1 to 25, और हमने क्लास 10th के सभी फॉर्मूलाज बुक भी उसमें अपलोड की है, और फॉर्मूला बुक का लिंक भी उसी लिंक उसमें है, आपका जो पीडीएफ वाला लिंक है। ठीक है, तो आप जो प्रॉब्लम्स वीडियो स्टडी मटेरियल वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको ऑल फॉर्मूला बुक का भी लिंक मिल जाएगा। काफ़ी बच्चों ने इसे डाउनलोड कर लिया है, और वो सिर्फ उसके लिए कॉस्ट रखी गई है 20 रुपीज़। तो उसको आप पे करके उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर करेंगे देर आर 25 डिस्क नंबर्ड 1 to 25, देर आर पुट इन अ क्लोज्ड बॉक्स एंड शेकन थ्रोली ए डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द डिस्क इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। देखो ये क्वेश्चन मोस्टली इस पेपर के ऐसे क्वेश्चन हैं, ये जो हमारा प्री बोर्ड पेपर हुआ है तो इसमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चन हैं जो बुक के हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है कि 1 to 25 आपके नंबर डले हुए हैं डिस्क पर। ये कह रहा है कि आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है यहाँ पर जिसमें ओड नंबर आए। ठीक है, ओड नंबर वाले डिस्क की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ओड नंबर, अब देखो इसमें कितने ओड नंबर होंगे, 1 से 25 तक कितने ओड नंबर होंगे। अगर हम इसमें देखें कि पहले 1 होगा, ठीक है, तो ये 1 3 कितना 5 7, कॉमन सेंस लगा लो आप कि कितने होंगे। देखो अगर वो 20 तक नंबर होते, 20 नंबर में 10 ओड होते, 10 इवन होते। अब 20 के बाद कितना आएगा, 21 आएगा, और 23 आएगा, और 25 3 और आ रहे हैं, मतलब 30 नंबर आ रहे हैं। आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसमें 13 ओड नंबर लाई कर रहे होंगे। जैसे यहाँ 13 के बाद 15 17 19 21 23 एंड यहाँ पर 25। ओके, यही ओड नंबर है। कितने हैं काउंटिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। आउट ऑफ कितने में से 25, क्योंकि यहाँ पर रखते हैं हम फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही इसकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। सिंपल है। फिर कह रहा है कि डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, दोनों से ही डिविजिबल हो, ऐसा नंबर जो दोनों से ही डिविजिबल हो। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वो डिविजिबल हो किससे, डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, दोनों से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से हो जाए, 3 से हो जाए, या फिर दोनों से हो जाए, वो नहीं लेने आपको, वो लेने हैं जो सिर्फ दोनों से हों। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 से कौन डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है कौन, 2 से डिविजिबल है 2 4 3, लेकिन 6 से कौन है, 3 से कौन है 3 6 के मल्टीपल। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि भाई जो इनका एलसीएम आ रहा है 2 और 3 का, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है 6, तो जो 6 के मल्टीपल होंगे ना वो दोनों से डिवाइड हो रहे होंगे। जैसे 6 है, फिर 12 है, एंड फिर 18 है, एंड 6 टू 12 18, और फिर कितना हो गया 24, ये हो गया। और 24 के बाद हमें लेना नहीं है क्योंकि यही नंबर्स है हमारे पास, 25 के आगे आपको जाना नहीं है। तो ये 4 नंबर्स हैं जो डिविजिबल है बोथ 2 and 3 से, और आउट ऑफ कितने में से 25 में से, ये इसकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। सिंपल है क्वेश्चन भी हमारा। अब इसमें हम नेक्स्ट देखें, कह रहा है कि सी अ नंबर लेस देन 16, एक नंबर जो क्या हो, लेस देन 16 हो, ये नंबर लेस देन 16। तो लेस देन 16 कितने नंबर होंगे, 15 नंबर ही तो होंगे, क्योंकि 1 से 15 तक लेस देन 16 होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि लेस देन 16। तो लेस देन 16 के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, लेस देन 16 के लिए लेंगे हम क्या, 1 to 15 मीन्स 15 नंबर है यहाँ पर। आउट ऑफ कितने में से, 25 में से। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कितना आएगा 5 3 जा और 5 5 जा। आपको पता है प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, लाई करती है किसके बिटवीन, 1 से छोटी, 1 या 1 के बराबर है, 1 से छोटी होगी, ठीक है, या 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, 0 और 1 के बिटवीन लाई करती है, 0 और 1 भी हो सकती है। 0 कब होती है, जब वो इम्पॉसिबल इवेंट है, 1 कब होती है, वो श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट है। ओके, श्योर या सर्टेन इवेंट को हम कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 100% होती है। ओके, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। ये हमने किया था जब हमने प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर किया है। उसका कंप्लीट चैप्टर के भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल वेसल है आपके पास। यहाँ वेसल का मीन्स है कि आपके पास कोई भी क्या है, एक बर्तन टाइप का जैसा होता है हमारे पास,
तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल है, इज 132 सेंटीमीटर। इसका सरकमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर है। बेस का सरकमफ्रेंस मीन्स ये वाली लेंथ, ओके। और इसका रेडियस अगर हम आर ऐड कर लेते हैं, अब जितना बेस का होगा तो नहीं, ये क्या होगा, इसका अपर वाला पार्ट होगा सेम, ओके। तो ये सी इज इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर। और फिर ये क्या कह रहा है कि इसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है हमारी, 25 सेंटीमीटर हाइट भी गिवन की है इसने हमें। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, से सिलेंडर की रेडियस आपको फाइंड करनी है। अब देखो सी की वैल्यू क्या होगी, 2πr इक्वल्स टू 132। अब यहाँ से अगर हम 2π को उधर लेके आएंगे तो रेडियस आ जाएगा हमारा कितना, ये 2π। और पाई की वैल्यू को क्या कह सकते हैं हम, पाई को कह सकते हैं हम यहाँ पर क्या, पाई को कह सकते हैं हम 22 इंटू 7। 22/7 का होगा, ये जो अपॉन में 7 हो 7 ऊपर जाएगा। देखो आप कैंसिल कर सकते हो, 2 से 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 टाइम्स में आर की वैल्यू आ गई 21। आर की वैल्यू 21। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर फाइंड होगी। रेडियस ऑफ सिलेंडर 21 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये भी हमारे सेंटीमीटर में ही है, सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में, हाइट सेंटीमीटर में, रेडियस भी सेंटीमीटर में ही आएगी हमारी। नाउ अब हम करना है इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें पाई की वैल्यू क्या रहा है 22.7 यूज़ करनी है। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी इसमें, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी हमारी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच। इनके भी सभी फॉर्मूलाज हमने बताए हैं कि हम इन फॉर्मूलाज को कैसे याद रख सकते हैं। देखो आपको प्रॉब्लम होगी इनकी प्रॉब्लम किसमें, फॉर्मूलाज में। फॉर्मूलाज को रिलेट कैसे करें हम, फॉर्मूला में कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम फॉर्मूला को कैसे याद करें इस मेंसुरेशन वाले पार्ट को। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला ही वाली क्या बनाई है, वीडियो बनाई है। जब आप इस वाले चैप्टर को देखोगे, मेंसुरेशन वाले चैप्टर को देखोगे, मेंसुरेशन वाला चैप्टर में भी कौन सा है ये बुक में, ये 22 तो 21, ये 22 ही है मे भी, ठीक है। 21 तो वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, तो 22 ही है इसमें। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, उसी के ही प्लेलिस्ट के लिंक में आपको क्या मिल जाएगा, इनके फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ये भी फॉर्मूले को हम कैसे याद रखें, कैसे हम इसको बनाते हैं, उसको अगर आप एक बार वीडियो को देख लोगे ना तो फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे। तो उसको भी देख लेना आप, अगर आपको फॉर्मूला में कोई भी कन्फ्यूजन है। यहाँ पर 22/7 आर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 21 इंटू 21, क्योंकि आपको आर का स्क्वायर लेना है और हाइट है हमारी 25। कैंसिल कर सकते हैं 7 3 जा। अब आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा जैसे 66 और यहाँ 21 इंटू 25। इनको मल्टीप्लाई करना है, इसका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, ओके। ये है इसमें। अब देखेंगे इसमें थर्ड वाला कि पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर एस अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें एक एंगल ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। तो सबसे पहले देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो पहले आप जो मेन फिगर होता है उसका, उसी को ही आप ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे किसको, पी क्यू आर एस को, ओके। तो पी क्यू आर एस कितना होगा इसमें, तो इसमें अगर हम क्या बनाते हैं, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। देखो एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने, किसी भी टाइप का बना लो आप, रफ फिगर है ये एक। एग्जाम में भी आप क्या कर सकते हो, रफ फिगर बना सकते हो पेंसिल के हेल्प से, ओके। तो अब यहाँ पर अगर हमने पी क्यू आर एस एक क्या बनाया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखेंगे एंगल क्यू पी एस कहाँ पर है, क्यू पी एस ये वाला एंगल है, क्यू पी एस कितना है 73 है। एंड ये वाला एंगल पी क्यू एस कहाँ पर है, पी क्यू एस अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो पी क्यू एस यहाँ पर है, कितना है पी क्यू एस 55, ये 55 हो गया। एंड पी एस आर ये वाला कंप्लीट एंगल है हमारे पास, पी एस आर 82 है। फाइन क्या करना है, देखो हमें फाइन करना है क्यू आर एस। सबसे पहले देखो क्यू आर एस, ये तो सबसे इजी है। कैसे, अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, अपोजिट एंगल का सम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180। इनका सम लेंगे 180, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल पी 73, देन एंगल आर इक्वल्स टू 180 माइनस 73, 180 माइनस 73 इक्वल्स टू होगा ये 10 में से 3 कितना होगा 7, ओके। यहाँ पर 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, और यहाँ पर कितना रह जाएगा हमारा 7 ही रह जाएगा। तो 7 में से 7 0, ये आ जाएगा 1। तो 107 डिग्री ये वाला आ गया हमारा। नाउ अब हम फाइंड करेंगे क्या इसमें, एंगल आर क्यू एस। आर क्यू एस देखो अब आप, आर क्यू एस ये वाला एंगल, इस एंगल को एक्सलेट कर लेते हैं। अब देखो ये पूरा कंप्लीट एंगल हमें पता है,
और इन दोनों एंगल का सम एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो मीन्स एंगल एस यहाँ पे जिसको हम कह रहे हैं पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 होगा। ये भी अपोजिट एंगल्स हो, साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल्सो यहाँ पर पी एस आर की वैल्यू 80 है, 2 हमें गिवन ही की है। एंगल पी क्यू आर इन दोनों एंगल्स का सम है मीन्स 55 प्लस एक्स ओके इक्वल्स टू 180। नाउ इन दोनों को प्लस कर रहे हैं हम, कितना आ रहा है 7 प्लस 2 5 प्लस 2 7 और 5 और 8 13 ओके प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। एक्स इक्वल्स टू कितना होगा 180 और माइनस 137। एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये माइनस करेंगे 10 में से 7 3, 10 में से 7 3 और यहाँ पर 7 में से 3 कितना हो जाएगा 5 और सॉरी 4, ये हो जाएगा 43। तो ये आ गया हमारा एक्स एंगल 43 मीन्स ये हमारा आर क्यू एस एंगल ओके, ये आर क्यू एस एंगल है। तो ये एंगल भी फाइंड हो गया हमारा। नाउ अब हम फाइंड करेंगे इसमें एंगल पी आर क्यू कहाँ पर है, पी आर और क्यू। अब बताओ पी आर क्यू कैसे फाइंड करोगे। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये वाला एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल और होता तो हम इंटीरियर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देते ट्रायंगल की ओके। लेकिन इस एंगल को कैसे करेंगे, सिर्फ हमें क्या करना है पी आर क्यू फाइंड करना है ना, पी आर क्यू। अब देखो पी आर क्यू और पी क्यू, ये पी आर क्यू और पी एस क्यू ये एंगल इन द सेम सेगमेंट है, एंगल इन द सेम सेगमेंट है। मीन्स ये वाला जो एंगल होगा ना हमारा, ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल होगा एंगल एस के। क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल है तो इसके सर्कल में अंदर बन रहा होगा, तो सर्कल की भी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो रही है और प्रॉपर्टी फॉलो होती है इसमें ओके। तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि ऐसा नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें सर्कल नहीं बन रहा। तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल तभी है जब ये सर्कल के अंदर है ओके, हमने इसको ऐसे ही बनाया है। तो इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल की सभी प्रॉपर्टी और सर्कल की प्रॉपर्टी की भी फॉलो कर रहा होगा। तो एंगल पी एस क्यू, तो पी एस क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू के ओके। ये कितना हो जाएगा हमारा। अब बात करें कि ये वाला एंगल होगा कितना, ये वाला भी एंगल भी तो नहीं पता हमें, ये तो हमें कंप्लीट एंगल 82 पता है। तो देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 73 है, 55 है। ये वाला एंगल आप फाइंड कर लोगे कैसे, इन दोनों को प्लस करो 180 में से माइनस कर दो, इन दोनों का सम आ रहा है 8 और यहाँ पर 128 ठीक है। ठीक है, तो अब इसको 180 में से माइनस करेंगे हम, कितना आएगा, ये आ रहा है 10 में से 8 2 और यहाँ 7 में से 2 5, ये आ गया 52। तो ये एंगल आएगा 52 और ये एंगल 52 है, तो ये भी क्या होगा 52। तो पहले हम इसको फाइंड करके बताएंगे कि ये एंगल 52 है, ये भी एंगल 52 है। ये है एंगल इन द सेम सेगमेंट ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से ये हो गया हमारा सिंपल। तो ये करना था इसमें हमें। तो क्वेश्चन का जो लिंक आपको मिलता है कि मतलब कैसे आप क्वेश्चन को यहाँ पर करोगे, किस तरीके से आप जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है क्वेश्चन उसी पर डिपेंड करता है। फिर मैं बात को उसी को रिपीट कर रहा हूँ कि आप देखो कि गिवन क्या है हमें ओके। पहले देखो गिवन क्या है, उस गिवन का यूज़ क्वेश्चन को सोल्व करने में कहीं ना कहीं ज़रूर हो रहा होगा। तो कुछ प्रॉपर्टी वो हमें बताता नहीं है, कुछ हमें पहले से ही नोन होती हैं, तो उनका भी यूज़ करना है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो अगर वो कुछ गिवन नहीं देगा ना और प्रॉपर्टी है वो ठीक है, तो उसका भी हम यूज़ करेंगे। तो सर्कल वाले क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली यही सीन होता है कि आपको कुछ ही प्रॉपर्टी बता देता है और कुछ प्रॉपर्टी जो हमें पहले से ही ऑलरेडी हमने पढ़ ली है, हमने कर ली है, वो हमें यूज़ करनी होती है ओके। तो सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं एंगल फाइंड करने वाले तो। और जो प्रूफ वाले क्वेश्चन अगर इसके आ रहे हैं, वो प्रूफ वाले क्वेश्चन भी इतने टफ नहीं आएंगे मोस्टली, मतलब क्वेश्चन जो बुक वगैरह के उसी के बेसिस पर आपको मिल जाएंगे, आप कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट। इसका सॉल्यूशन सेट जब x किससे बिलोंग करता है, होल नंबर से रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर लाइन, और इस सॉल्यूशन को रियल नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखाना है ओके। तो इसके लिए करते हैं अब हम, तो अगर हम इसे करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये है कि सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। 11x - 4 लेस देन 15x + 4 और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 13x + 14। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके की इक्वेशन आती है, या तो आप इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो कि बस यहाँ पर x रह जाना चाहिए ठीक है, यहाँ पर x वैल्यू रह जाए और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू रहे, उस तरीके से आप सोल्व कर लो, या फिर इनको अलग अलग
इस वाली इनइक्वालिटी को अलग, इनइक्वालिटी को अलग, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लेंगे हम तो 11x - 4 लेस देन आएगा 15x + 4। अब हम इसको सोल्व करते हैं, क्या होगा कि 15x को अगर आप उठाकर इधर लेके आए तो ये कितना हो जाएगा 11x - 15x लेस देन -4 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 4। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा जब वैल्यू प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में जाती है, ओके। सिर्फ तब इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है कब, जब वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, ठीक है, वेरिएबल के साथ जो भी हमारा नोन है उसके साथ, और वो माइनस की है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रही है। कैसे, जैसे इसमें होगा, आप देखो इन दोनों को माइनस करोगे माइनस का 4x आ रहा है और यहाँ पर ये आ गया 8। अब ये माइनस का 4 जब इधर जाएगा ना तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, माइनस का 4 ही रहेगा। अगर ये प्लस का 4 होता, 4 इधर जाता तब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, ओके। अब ये हो जाएगा माइनस का 2, तो x की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन -2। अब देखो इन दोनों से क्या मिलेगा हमें, अगर हम इन दोनों को देखें 15x + 4 और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू कितना 13x + 14। नाउ सोल्व करेंगे इसको 15x और ये 13 इधर आकर माइनस का 13x और ये लेस देन इक्वल्स टू और 4 इधर आकर माइनस का 4। इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो 2x लेस देन इक्वल्स टू कितना 10 और x इज इक्वल्स टू कितना लेस देन इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर देंगे 10 को, कितना जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ओके। x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और x इज ग्रेटर देन -2, लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड x इज ग्रेटर देन -2, ये है हमारा, ओके। ये आ गया हमारा रिलेशन। अब ये होल नंबर्स में है तो इसका सॉल्यूशन सेट अगर हम लिखें, ठीक है, अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखें तो क्या होगा, उसमें होल नंबर्स कौन कौन से आएंगे, -2 से बड़े होल नंबर, देखो -1 आएगा इसमें, -1 आएगा, 0 आएगा, लेकिन -1 तो होता नहीं है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 और 5, बस यही इसके सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें हम 5 भी काउंट करेंगे क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू वाला साइन है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता तो सिंपल हम कैसे करते हैं, 0 यहाँ पर -1 -2 और यहाँ पर होता हमारा 1 2 3 4 5, ओके। और यहाँ पर हम इनको क्या कर देते, डॉट बना देते हैं इन पर, ओके, इस तरीके से, क्योंकि सिर्फ होल नंबर्स काउंट करने हैं इसलिए हम इस पूरी लाइन को डार्क नहीं करेंगे, डार्क सिर्फ रियल नंबर लाइन में करते हैं। होल नंबर लाइन्स में यहाँ पर सिर्फ आपको डॉट्स बनाने हैं। ये हो गया सिंपल फर्स्ट पार्ट इसका 8 का। सेकंड देखते हैं, कह रहा है कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बताओ। ए तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा, ये है ए, ठीक है। अगर हम इसको ए लेते हैं तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन पेपर में काफ़ी मिस्टेक आई हैं इसमें, तो इसको देखना है आपको। मीन कैसे फाइंड करोगे, देखो मीन फाइंड करने के लिए हमने 3 मेथड्स बताए हैं कि एक तो क्या है हमारा डायरेक्ट मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है जिसे एज्यूम मीन भी कहते हैं, और एक थर्ड वाला है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन इसमें लेंथी लगता है लेकिन सबसे इजी मेथड वही है मीन फाइंड करने का, उससे कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाती है। देखो हम करेंगे इस क्वेश्चन को उसी के हेल्प से, कैसे देखो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, वैसे इतनी बड़ी वैल्यू है नहीं यहाँ पर 20 to 30 और यहाँ पर 30 to 40। अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है तो आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, तब डायरेक्ट मेथड भी सही है। क्यों, क्योंकि फिर वो जल्दी सॉल्यूशन दे देगा आपको, आप इजीली मल्टीप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर कैसे देखो, अगर हम इसमें हम एफ़ की वैल्यू हमें गिवन है, एफ़ की वैल्यू क्या क्या गिवन है इसने, ये गिवन की है 7, ये ये 8, ये 10 और 5, ओके। अब इसमें x निकालते हैं हम। x आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, x को मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क कहते हैं। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को प्लस और डिवाइड बाय 2, इन दोनों को प्लस करो डिवाइड बाय 2 करोगे 5 आएगा। अब देखो इनमें 10 का डिफरेंस आ रहा था, इनमें भी 10 का डिफरेंस आएगा, यहाँ 15 आ रहा होगा, देख लो आप करके। इन दोनों में प्लस करोगे 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15, यहाँ 25, यहाँ 35 और यहाँ 45 मिलेगा आपको, ओके ना। अब अगर इसमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करें तो एफ आई एक्स आई फाइंड करते हैं। इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 5 या 35 होते हैं, 15 और ए की मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा, 25 8 या 200 होते हैं, 35 को 10 से करेंगे तो 350 होगा और 45 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 225, क्योंकि 5 4 जा 20 तो 20 और ये 200 तो ये और ये 25, इसका 25 225। अब इनको प्लस करेंगे हम, एफ आई एक्स आई फाइंड करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई
तो सिग्मा एफ आई एक्स आई के लिए हम क्या करते हैं 35 15 अब देखो 15A इन सभी के साथ ऐड नहीं होगा, ये अलग से रखा जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 15A प्लस इन सभी वैल्यू को ऐड कर दो। इनको ऐड कर रहे हो 200 300 500 700 700 तो यही आ गया हमारा, ये 700 ये आ गया, और ये आ गया 75। ओके, अब 75 में इसमें से भी 35 ले लेते हैं तो 100 और हो जाता हमारा, मीन्स ये 70 800 इसमें से, और फिर 10 और बचता हमारा, तो ये कितना होता है हमारा 810। आप प्लस करके भी देख सकते हो, देखो 200 350 यहाँ 225 और यहाँ पर 35 5 और 5 0 1 5 और 5 कितना आ रहा है 10 10 और 1 11 और 1 कैरी, और ये कितना आ रहा है 7 1 8 810। इन सभी को प्लस करेंगे तो सिर्फ ये वाली वैल्यू प्लस होंगी, ए अलग से होगा तो इसे लिखेंगे ए प्लस, यह है सिग्मा एफ। इन सभी को प्लस कर रहे हो 8 और 7 15 और ये 15 ये 30 आ गया। ओके, अब हम इसमें डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, मीन फाइंड करने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ये करते हैं, और मीन की वैल्यू इसने ऑलरेडी 24 हमें गिवन की है। तो इस तरीके से वो अननोन फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, और ऐसा भी आता है उसमें 2 फ्रीक्वेंसी अननोन होती है। वो सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं, उन सभी की प्रैक्टिस करनी है आपको, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एक्सरसाइज से रिलेटेड। ओके, फिर यहाँ पर a + 30 नाउ अब हम इसको सोल्व करेंगे अगर, तो इसको इधर लेके आएंगे 24 और यहाँ पर a + 30 एंड यहाँ पर 15a और यहाँ प्लस 810। ओके, 24 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24a, यहाँ प्लस 24 को 3 से करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 72, तो 720 इक्वल्स टू, इन दोनों को देखेंगे अगर हम 15a + 810। ओके, 15 को उधर माइनस करेंगे तो 24a - 15a इक्वल्स टू 810। लेकिन अगर देखो इसे स्टेप डेविएशन करते हैं हम तो थोड़ा सा आपको अलग सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, क्योंकि इसमें a भी आ रहा है, तो इसको डायरेक्ट मेथड से हमने इसीलिए किया है। अब माइनस करेंगे 5 और ये 9a बच रहा है, और यहाँ पर माइनस करेंगे कितना बच रहा है हमारा 11 में से 2 9। ओके, तो यहाँ पर 90 और a की वैल्यू आ गई 10। ओके, ये है हमारा, क्योंकि 9 से डिवाइड करेंगे 90 को 10 आ जाएगा। तो इस टाइप से ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन, सिंपल है बिल्कुल। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है इसका 8th का थर्ड पार्ट, सिमिलरिटी का है ये तो क्वेश्चन हमारा। तो इसमें देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। कह रहे हैं कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल विद ए बी सी 90 है, डी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी पर कोई डी पॉइंट है एंड डी ई परपेंडिकुलर है ए सी पर। तो ये आपको फिगर में क्लियरली विजिबल है कि क्या बोल रहा है। ओके, तो इसने बोला है कि सबसे पहले ए बी सी एक राइट एंगल है जो बी पर राइट एंगल है, डी पॉइंट है ए बी पर लाई करता है, जो डी ई किस पर परपेंडिकुलर है ए सी पर। अब ये कह रहा है कि प्रूव दैट ट्रायंगल ए डी ई। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 8th का, थर्ड है ये, और थर्ड का फर्स्ट पार्ट में कह रहा है क्या कि प्रूव करो। तो इसमें क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं टू प्रूफ, फिर प्रूफ लिखते हैं। तो हम टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ यस को क्या करना है हमें कि ट्रायंगल ए डी ई क्या है हमारा, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए सी बी के। ओके, नाउ अब हम इसको करेंगे कैसे करते हैं इसमें, अब हम प्रूफ करेंगे इसको। प्रूफ में देखो सिंपल, इन दोनों ट्रायंगल कॉन्करेक्ट करने के लिए आपको एनी टू क्या दिखाने हैं, एंगल्स इक्वल शो करने हैं, या फिर टू साइड्स का रेशियो और उनके बिटवीन एंगल। अब देखो साइड्स का रेशियो तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, या फिर साइड का रेशियो लेते हैं हम, एस लेते हैं, तो वो भी नहीं है हमारे पास। तो हम यहाँ पर लेंगे एंगल जिसमें हम दिखा रहे हैं, इसमें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हम इसमें कौन से दो एंगल लें। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं ए डी ई ट्रायंगल में देखो ये एंगल जो है ये इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े में भी, तो एंगल ए दोनों के लिए क्या है, कॉमन। ओके, एंगल ए कॉमन है, एंड इसमें जो ई एंगल है, एंगल ए ई डी है वो 90 है, और यहाँ पर जो एंगल ए बी सी है वो 90 है। तो ए बी सी 90 है, ईच 90। देन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या होगा, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी बी के बाय एंगल सिमिलैरिटी। ओके, ये है इसमें हमारा, ये कर सकते हैं इसमें सिंपल हम।
तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब हम देखेंगे इसके सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ़ ए सी इज 17, अगर ए सी हमें 17 मिल जाए, ओके, ए सी कितनी, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, ए सी 17 है। बी सी कितनी है, बी सी 8 सेंटीमीटर, ये 17 हो गई, ये 8 हो जाए। ए ई कितनी, ए ई कितनी मिल जाए हमें, 6 सेंटीमीटर हो जाए। तो फाइंड करना है डी ई और ए डी। डी ई ये फाइंड करनी है आपको, एन ए डी, एन ए डी ये भी फाइंड करनी है आपको, ये फाइंड करनी है डी ई एन ए डी। करेंगे कैसे हम इसे, इसके बाद लगाएंगे हम क्या, इसके बाद यूज़ करते हैं हम कि कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो क्या होगा। अगर ये सिमिलर है तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो इक्वल होगा, मीन्स ए डी और ए सी। अब देखो इनका ऑर्डर भी करेक्ट होना चाहिए। ए एंगल हमने ए के इक्वल दिखाया और यहाँ पर ई एंगल हमने बी के इक्वल दिखाया, करेक्ट ऑर्डर है। ओके, डी और सी बच जाते हैं तो वो अपने प्लेसेस पर हैं, सेकंड प्लेस पर। ओके, तो हम लेंगे इसमें ए डी अपॉन ए सी का रेशो, डी ई और सी बी या बी सी का रेशो, ए ई और ए बी का रेशो, ये होगा हमारा। ये क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल क्या है हमारे, सिमिलर है। यहाँ पर हम लिख देंगे बिकॉज ट्रायंगल, या फिर हमने दिखा दिया है ऊपर शो करके कि ट्रायंगल क्या है हमारे, सिमिलर है। अब ए डी को देखा हमने कि ए डी हमें तो फाइंड करना है, ठीक है, ए डी गिवन नहीं है। ए सी देखा हमने, ए सी हमारे पास है 17 इक्वल्स टू डी ई, डी कितना है हमारे पास, फाइंड करना है। बी सी कितना है, बी सी है 8 इक्वल्स टू ए ई कितना है, ए ई है 6 और ए बी कितना है, ए बी भी नहीं दिया है हमें। ओके, अब देखो क्या आप इससे ए डी और डी ई फाइंड कर सकते हो। ए डी और डी ई तब हम फाइंड कर सकते हैं जब हमें कोई भी एक रेशो परफेक्ट दिया हो। जैसे अगर ये परफेक्ट दिया होता तो हम इन दोनों का रिलेशन रख लेते हैं, इन दोनों को रिलेट कर लेते हैं, हम इसमें फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी दो को एक साथ लेते हैं तो उसमें 2 अननोन्स होंगे और 2 अननोन्स के लिए आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे, एक इक्वेशन में एक ही अननोन होना चाहिए। तो देखो अगर हम इस ए बी साइड को देखें ना तो हम इस ए बी साइड को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 8 आ गया, 17 आ गया, 15 आएगा। क्योंकि इसमें अगर हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो 90 यहाँ पर बनना, 90 के अपोजिट ये 17 है, तो 17 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अगर हम ए बी को ले रहे हैं तो ए बी के स्क्वायर प्लस बेस किसको ले रहे हैं 8, तो 8 के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, 17 का स्क्वायर आपको पता है 289 होता है और ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 इधर आकर माइनस और यहाँ पर ए बी स्क्वायर, 64 माइनस कर रहे हैं यहाँ 5 और ये 225 हो रहा है। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 225, ए बी की वैल्यू रूट में कितनी आएगी 225, तो बस इसको हम लिख सकते हैं 15, तो इसीलिए कितना हो जाएगा 15। ओके, ट्रिपलेट था ये 8 5 8 15 17। तो यहाँ पर हम ए बी की वैल्यू यूज़ करेंगे क्या, ए बी की वैल्यू यूज़ करेंगे 15। ए बी की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो बस क्वेश्चन हो गया। क्यों, अब हमारे पास एक परफेक्ट रेशो आ गया जिससे हम रिलेट कर सकते हैं सभी को। इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 3 5 जा, तो 2:5। अब आप इन दोनों को इक्वल रख लो, इन दोनों को, दोनों से वैल्यू अननोन फाइंड कर लो। ए डी अपॉन 17 किसके इक्वल है 2/5 एंड ऑल्सो आप रख सकते हो डी ई अपॉन 8 को किसके इक्वल 2/5 के। ओके, 17 को इधर लेके आएंगे तो ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 2 जा 34/5 एंड यहाँ पर डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 2 जा 16/5। ओके, ये हो जाएंगे वैल्यू। अगर हम इनको कैंसिल करेंगे 5 6 जा 30, 5 8 जा 40। ओके, 6.8 सेंटीमीटर और यहाँ पर करेंगे हम 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ये हो जाएगा। ओके, ये है 6.8 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर। ये है सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड क्वेश्चन है। इस टाइप से आप इसे कर सकते हो। ऐसे ही अब हम देखें आगे क्वेश्चन इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 7500 रुपीज़ वर डिवाइडेड इक्वली अमंग द सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हैड देयर बीन 20 लेस चिल्ड्रन, ईच वुड हैव रिसीव 100 रुपीज़ मोर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये वही कंडीशन हो गई जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था एक, इसी में ही था वो मे बी। उसमें क्या हो रहा था हमारा, उसमें शायद हमारा क्या हो रहा था उसमें, ये वाला थर्ड वाले पार्ट का नहीं है वो, हाइट स्मॉल कट ऑफ द टॉप इट्स बेस, नहीं इसमें नहीं है वो क्वेश्चन। इसी तरीके से था वो हमारा ऐसे ही
कि अगर उसमें क्या कर देते हैं कि वो पिकनिक के लिए उसके पास मनी थी, टोटल एक्सपेंडिचर था, वो क्या कह रहा था कि उसमें नंबर ऑफ डेज को अगर हम इंक्रीज कर दें तो उसका पर डेली का एक्सपेंस वो कितना रिड्यूस करेगा, इस तरह की कंडीशन थी उसमें भी। तो अगर हम इस कंडीशन को देखें ध्यान से, इसमें क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि 7500 रुपीज़ इनको डिवाइड करना है इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कुछ चिल्ड्रंस हैं जो हमें नहीं पता वो कितने हैं। फिर कह रहा है कि हैड देयर बिन 20 लेस चिल्ड्रन, अगर 20 चिल्ड्रन कम हो जाएं तो ईच वुड हैव रिसीव 100 रुपीज़ मोर, तो हर एक को 100 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। और फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो आपको ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन को कर सकते हो इजिली, देखो कैसे लेट कर लेंगे कि लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स, एक्स ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। अब इसमें हम डिवाइड कर रहे थे इस पैसे को 7500 को इक्वली, सभी में इक्वली, तो इक्वली अगर डिवाइड करते, अगर मान लेते ये 10 चिल्ड्रन होते हैं, 10 बच्चे होते हैं, तो हर एक को कितने रुपए मिलते हैं, अगर वो 7500 रुपीज़ है उसके पास, 7500 रुपीज़ है, तो हर एक को कितने मिलते हैं, 750 रुपीज़ मिलते हैं। इक्वली डिवाइड, अगर आपको किसी भी चीज़ को इक्वली डिवाइड करना है ना, तो आप उसी वैल्यू से सेम डिवाइड कर देते हो। जैसे कि हमारे पास कोई लेंथ है, मान लेते हैं आपके पास एक 100 मीटर लेंथ है, एक 100 मीटर की रोप है, इसको आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, इसे 4 से डिवाइड कर दोगे, हर एक पार्ट 25 मीटर का आ जाएगा, सिंपल। ऐसे ही किसी भी वैल्यू को इक्वली डिवाइड करना होता है, जितने भी पार्ट में करना होता है उसी सम से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे इसमें किया हमने। अब अगर लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स हैं, उसके पास टोटल डिवाइड करने के लिए पैसा कितना है, टोटल मनी कितनी है, 7500 रुपीज़ है। तो ईच चिल्ड्रन के पास कितनी आएगी, ईच चिल्ड्रन गेट 75 को अगर हम एक्स चिल्ड्रन से डिवाइड कर देंगे इतनी मनी आएगी। लेकिन अब वो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम कर दिए जाए 20, ठीक है, हैड देयर बीन 20 चिल्ड्रन लेस, 20 बच्चे कम कर दें हम, ओके, 20 बच्चे क्या कर दें हम, कम कर दें, तो हर एक बच्चे को कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं, 100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, हर एक बच्चे को कितने रुपए मिलते हैं, 100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। पहले इतने मिल रहे थे, अब कितने मिलेंगे, 100 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, ओके। अब देखो, अब अगर हम इसे उल्टा देखें कि भाई हर एक बच्चे को 750 मिल रहे हैं, टोटल 10 बच्चे हैं, तो कुल मनी कितनी होगी, टोटल पैसा कितना होगा, टोटल मनी कितनी हो गई हमारी, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये टोटल बच्चे हो गए 20 कम करके, ये हर एक बच्चे को मिलने वाले पैसे हो गए कि हर एक बच्चे को इतना पैसा मिलेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मनी आ जाएगी, तो टोटल मनी हमें पता है कितनी है, 7500, ठीक है, यही है ना। तो बस यही करना था इसमें, इस तरह की कंडीशन बनती है। ऐसे भी कहा था कि भाई ऑरेंज है, कि एक बंदे को ऑरेंज खरीदने के लिए भेजा, उसने 5 ऑरेंज खा लिए, लेकिन वो प्राइस ये है। तो इस तरह की कंडीशन जब कभी आती है तो ये करना होता है इसमें हमें, ओके। तो अगर हम इसमें करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा ये, इसको फिर सोल्व करने का बताया था कि भाई इसको हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, बिल्कुल जैसे हम 2 ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं, पहले x को इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे। आप इसका एलसीएम मत लेना वरना ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब देखो x से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू ये हो जाएगा डिवाइड में x, तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7500, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं ऐसे में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस वाले पेपर में भी था एक, तो उसको भी आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। इसको फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, वरना ये 6 चैप्टर में है क्वेश्चन, आप उसमें देख लेना, उसकी 4th एक्सरसाइज में है मे भी। तो x की 100 से करेंगे 100x, फिर 20 को इससे करेंगे तो आएगा माइनस का कितना 20 इंटू 7500, और डिवाइड में x है तो आप पूरे के नीचे x लिख सकते हैं। माइनस के 20 की फिर किससे करेंगे, 100 से करेंगे, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, इक्वल्स टू 7500। नाउ देखो 7500 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इसके साथ एलसीएम। इन सभी के साथ अगर हम एक्स को एलसीएम में लेते हैं तो एक्स की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 100x² हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 75 दूनी कितना होगा, 150, मतलब 75 टू 150, और 3 जीरो और लगा दो इसमें, इस तरीके से माइनस एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2000x, और इक्वल्स टू में यहाँ पर जो डिवाइड में x था इधर जीरो बचेगा क्योंकि पूरा कंप्लीट कैंसिल हो गया। अगर ये 7500 इधर लाकर माइनस में करते तो पूरी वैल्यू कैंसिल होती, तो जीरो बचता, 1 नहीं बचता, ओके।
तो जब हम डिवाइड करते हैं ना वैल्यू, तब 1 बचता है कि अगर हम 7500 को 7500 से डिवाइड करते तब 1 बचता है, लेकिन अगर माइनस करेंगे 0 बचेगा। अब ये वाला जो x है वो इधर आकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसमें से भी कॉमन आ रहा है हमारा क्या, देखो अगर हम इसमें से देख रहे हैं तो 100 तो पूरा कंप्लीट कॉमन आ रहा है, बच रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर। अब ये जो x वाली वैल्यू इसको आगे लिख लेंगे हम, माइनस में 20x बचेगा अगर हम इसमें से 100 कॉमन ले लेते हैं। 100 कॉमन का मतलब क्या कि सभी को हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 से सभी को हम डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 को 100 तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको 100 से डिवाइड किया तो -20 बचा, इसको 100 से डिवाइड किया तो कितना बच गया हमारा 1500, ओके इक्वल्स टू में 0। ये 100 भी डिवाइड में आकर 0 हो गया। अब इस 1500 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने पर 20 आए, बताओ क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर कि माइनस करने पर 20 आए 1500 के फैक्टर। तो एक तो हमें फैक्टर मिल रहा है, देखो अगर हम इसमें ले लेते हैं 100 और 15, 100 और 15 करने पर नहीं आएगा, 150 और 10 करने पर नहीं आएगा, तो आपको फिर इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अगर 3 और 5 ले रहे हैं, इसको 15 को 3 और 5 लिख लेते हैं, एक के साथ 10 एक के साथ 10 हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं 50 - 30, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम फैक्टर कैसे निकालें। अगर फैक्टर नहीं सोच पा रहे तो लगाओ डायरेक्ट क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके। b² - 4ac फिर x इजिकल्स टू -b + -√b² - 4ac/2 है, उससे हम करेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। और यहाँ पर जो बड़े फैक्टर होते हैं ना, वो आप सोच रहे होगे कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको। देखो हमने देखा कि माइनस करने पर 20 आना चाहिए, तो ऐसी वैल्यू नियर बाय जो माइनस करने पर हमें क्या दे रही हो, 20 दे रही हो, तो वो कोई नियर बाय वैल्यू होंगी। तो अगर हमने 15 और 100 को अलग किया तो 100 - 15 नहीं आएगा। तो फिर हमने देखा कि अगर हम इसको 3 और 5 लिख रहे हैं और 3 के साथ एक 10 और 5 के साथ एक 10 ले रहे हैं, तो आसानी से हो रहे हैं इसके फैक्टर। तो ये हो गया हमारा। और ये सभी आती है चीज़ें प्रैक्टिस से। अगर आपने इसको बस एक ही बार किया है तो आपके दिमाग में चीज़ें इतनी जल्दी नहीं क्लिक करेंगी कि आप इतनी जल्दी फैक्टर निकालो। फैक्टर आप तब प्रैक्टिस कर, मतलब जो आपने प्रैक्टिस की होगी ना फैक्टर निकालने की, जैसे हमने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 कराया था ना, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अलग ही वीडियो डाली है, 3 लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की है कि इन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया कैसे जाता है, ओके। उसमें बिल्कुल डीप से हमने इसकी बात ही की है। अगर आपने वो जो पूरे तीनों लेक्चर किए होंगे ना, उनके हर एक क्वेश्चन किया होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी कभी भी, ठीक है। और जिस बच्चे ने नहीं किया होगा तो उससे तो प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि मोस्टली बच्चों को इन चीज़ों में क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम होती है कि वो कन्फ्यूजन होती है उसमें कि भाई कैसे हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, कॉमन कैसे ले रहे हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है इसमें। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसा पार्ट है जो आपको कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगा, ये कह सकते हो आप कि अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो 11 12 कहीं पर भी जाओगा तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमेशा आएगा। और ये छोटी क्लासेस में तो आ ही जाता है, तो ये आपको आना ही चाहिए। तो आप ये मत सोचो कि इसको छोड़ दें हम, अब तो हमें मैथ लेनी नहीं है। तो अगर मैथ्स भी नहीं लोगे ना तो भी आपको ये चीज़ें, तो आपको देखो 8th में भी है, 7th में भी है, कोई आपसे पूछ लेता है छोटा भाई बहन, तो वो फिर आपको थोड़ा सा गिल्टी फील होता है कि अगर आपने आप अच्छे से पढ़े भी हो लेकिन फिर भी आपको ये छोटी बातें नहीं पता है, तो फिर आपको वहाँ पर गिल्टी महसूस होती है कि ये छोटी बातें तो हमें पता होनी ही चाहिए थी, ओके, क्योंकि इतनी बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। माइनस करेंगे ये 50 प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अगर कॉमन लेंगे 30 x माइनस, यहाँ पर देखो अगर हम 30 कॉमन ले रहे हैं, मीन्स 30 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना बच रहा है, बच रहा है 50। ये दोनों सेम वैल्यू आनी चाहिए, सेम आ रही हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे x माइनस 50 और यहाँ पर x + 30 इक्वल्स टू में कितना 0। यहाँ x की वैल्यू कितनी मिलेगी 50 और यहाँ x की वैल्यू कितनी मिलेगी -30, ओके। ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारी। अब x की वैल्यू माइनस में तो नहीं ले सकते क्योंकि चिल्ड्रन माइनस में तो नहीं आएंगे, तो x की वैल्यू होगी 50। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हमारे 50, यही आंसर है, ओके। ये है बस इसमें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, ओके। अब देखेंगे इसमें हम सेकेंड पार्ट में क्या है इसके। सेकेंड पार्ट में फिर हमारे ये आगे मीडियन वगैरह फाइंड करनी है इसमें, ओके। इसका क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट ऑफ 60 बॉयज बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ 10 स्कूल वॉज कंडक्ट द फॉलोइंग डेटा वॉज रिकॉर्डेड, टेक 2 सेंटीमीटर
इजिकल्स टू हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर अलॉन्ग वन एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर 10 बॉयज अलॉन्ग द अदर एक्सिस ड्राइंग एन ओगी फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द फॉलोइंग। तो देखो बस इसका क्या करना है आपको, ओगी बनाना। ओगी बनाने के लिए हमने आपको बताया है कि पहले आप निकालो इसका सी एफ, फिर अपर लिमिट और सी एफ के कोऑर्डिनेट लेकर आप क्या बनाओगे, ओगी बनाओगे। ओगी बनाने के बाद ठीक है क्या करते हैं इसमें, देखो सिंपल यही तो है कि अगर हम इसे देख लेते हैं सही से जल्दी से कि यहाँ पर हमारे पास ये है 135 से 140, फिर 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155 और 155 से 160 और 160 से 165। ओके, तो 165 से 170। और जो बच्चे आगे कॉमर्स लेना चाह रहे हैं उनको तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको क्या करना है, ये स्टैटिक्स में ही आएगा ही आएगा, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। 4, 8, 20, 14, 7, 6 और 1। ओके, ये हो गया। अब करेंगे इसमें हम, ये वही है कि 2 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर आपको हाइट लेनी है एक्स एक्सिस पर, फिर वाई एक्सिस पर, इस तरीके से। ओके, तो द मीडियन अभी जो 2 सेंटीमीटर लेता है, ये कहता है कि भाई 2 सेंटीमीटर पे लो। 2 सेंटीमीटर में इतना बड़ा गैप आएगा, 2 बॉक्स आ जाएंगे, तो उसमें आप 10 सेंटीमीटर लोगे तो ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी काफ़ी, तो आपको हो जाएगी प्रॉब्लम इसमें करने में, मतलब गैप लेने में। तो इतना बड़ा ग्राफ अगर मिलता है तो आप उसमें ले सकते हो कि भाई यहाँ 10 फिर यहाँ 20, क्योंकि देखो इधर तो आप ले सकते हो वाई एक्सिस पर 10 का डिफरेंस 2 एक्सिस पर, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी चली जाएगी अगर हम इनका सी एफ निकालते हैं। देखो इसका हम सी एफ निकालते हैं तो आ जाता है 4 और 8 12 और ये 32 और 14 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 46 और 7 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 53 और ये आ रहा है 59 और ये 1 आ रहा है 60। तो मैक्सिमम 60 तो जा रही है, तो मतलब 60 के लिए भी आपको देखो कितनी 2 या 4 या 6 वो काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो आप 1 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर ऐड करके आप 10, 20, 30, 40, 50 और 60 ले सकते हो। ओके, ये 1 सेंटीमीटर किसे कहता है, एक बॉक्स को 1 सेंटीमीटर ऐड करता है ये। ओके, ग्राफ पेपर काफ़ी बड़ा मिले तो आपको वैसे ही लेना जैसे ये कह रहा है। ओके, 2 सेंटीमीटर पर 10 लेना है, यहाँ पर 10 लेना है, यहाँ 20 लेना है, फिर यहाँ 30 लेना है, ऐसे ही सोन आप लोगे। ओके, अगर एग्जाम में आता है। फिर ऐसे ही आप एक्स एक्सिस पर देखोगे, लेकिन एक्स एक्सिस पर 135 से वैल्यू शुरू हो रही, तो हम इस तरीके से जिग जैग लगाते हुए इसमें 10 सेंटीमीटर को कह रहा है कि 2 गैप में आपको 10 सेंटीमीटर ऐड करना। तो यहाँ पर अगर आपने लिया है 130, तो 10 सेंटीमीटर का गैप यहाँ पर आएगा 140, तो यहाँ 2 गैप लेंगे हम इस तरीके से, तो यहाँ पर कितना जाएगा हमारा, ये जाएगा 140 के बाद 150, इस तरीके से कर सकते हो। या फिर आप इसे 135 से स्टार्ट कर लेते हैं, 135, 10 का गैप ले लेते हैं 145, पर इसमें अपर लिमिट भी दिखानी है ना, अपर लिमिट वाली वैल्यू भी दिखानी है इसमें, कैसे भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो 135, यहाँ 145, यहाँ पर 155 एंड सो ऑन, इस तरीके से। फिर ओके बनाने के लिए 140 और क्या होना चाहिए, 140 और 4 होना चाहिए। तो 140 और 4 यहाँ पर लाई कर रहा है हमारा, सॉरी यहाँ पर लाई कर रहा है, तो 140 पर 4 लाई करना है आपको, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। फिर 145 पर कितना आएगा, 12 आएगा, 145 पर 12, इस तरीके से करते हैं हम। फिर 150 पर कितना करते हैं, 32, 150 पर 32 करते हैं, ये आ जाता। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से बनता हमारा, और इस तरीके से आप बनाते हुए अगर हम दिखाएंगे इसे, फिर हमें क्या करना, मीन फाइंड करने के लिए देखना है 60 का हाफ, मीडियन कितना होगा, 60 का हाफ मतलब 30 वैल्यू देखो कहाँ पर आ रही है, इसमें यहाँ आ रही है, तो यहाँ पर ये जिसको भी क्लिक कर रही होगी मतलब वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। जैसे मीडियन मान लेते इतना आ रहा हो 155। फिर अगर ये कहता है कि लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल फाइंड करो, लोअर क्वार्टाइल का आपको बताया फॉर्मूला, जिसे हम Q1 कहते हैं लोअर क्वार्टाइल को, और ये होता है हमारा क्या 3n, और 3n नहीं होता, सिर्फ n अपॉन कितना होता है, 4th पार्ट होता है 3n/4। ओके, 3n/4 होता है, अपर क्वार्टाइल में ही होता है n/4। n/4 करते हैं तो आ जाता है हमारा 60/4, 60/4 कितना आ रहा, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, 15। तो 15 पर अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो 15 यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो 15 पर अगर हम वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर लाई करेगी ये हमारी 140 से 155 के बिटवीन। अगर हमने 145 और 155 के बिटवीन वैल्यू आई हमारी, उसको हम देखेंगे
कि ये कितना आ रहा है हमारा। अगर यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हमारा 5 है और यहाँ 5 है। ओके, तो एवरी 2 लाइन हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, 1 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर ये 4th लाइन पर है तो ये कितना हो रहा है, एवरी 2 लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 2 और ये 2 4 मतलब ये 147 के नियर बाय इसमें लोअर क्वार्टाइल आ जाएगा। ओके, ऐसे हमें इसमें फाइंड करना होता है। तो इसको ऐसे ही कर सकते हैं हम इसमें। फिर कह रहा है कि इफ़ अबव 158 सेंटीमीटर इज कंसीडर एज द टॉल बॉयज ऑफ द क्लास। 158 सेंटीमीटर टॉल बॉयज को कंसीडर किया है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास हु आर टॉल। तो अगर किससे 158 से अबव बॉयज़ को कंसीडर किया गया है टॉल, तो 158 बॉय, 150 हाइट कहाँ आएगी हमारी, 158 हाइट यहाँ लाई कर रही होगी हमारी। यह 155 और 165 के बिटवीन 158। तो इसमें देखेंगे हम कि इसके ऊपर के कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। इसके ऊपर के जितने भी स्टूडेंट आ रहे होंगे 10-12, उन्हीं को हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको भी हम काउंट कर लेंगे कि कितना दिखा रहा है। तो हमारी कितनी लाइन्स हैं उस पर डिपेंड करेगा ये कि 10, और ये मान लेते हैं 12 लाइन है, तो 12 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 158 से अबव है, तो वो क्या है, टॉलेस्ट हैं। इस तरीके से हम इसमें देख लेते हैं। ओके, ये है इसमें। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि यूज़ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन सोल्व। फिर ये प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी वाला सोल्व वाला क्वेश्चन आ गया। फिर इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन है ये, जैसे हमने प्रीवियस वाले पेपर में भी सोल्व किया था। ओके, जिसमें भी हमारी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो अगर हम इसमें देखें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है, ये रहा √5x, और यहाँ पर कितना प्लस रूट में कितना 2x - 6, और यहाँ पर कितना है ये रूट में 5x, और यहाँ पर माइनस में 2x - 6। ठीक है, इक्वल्स टू 4। तो अब अगर इसमें 1 ले लेते हैं नीचे, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं, तो देखो एक बार नीचे वाली वैल्यू ऊपर आकर प्लस हो जाएगी। ठीक है, a प्लस b हो जाएगा, और जब प्लस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे अंदर वाली वैल्यू के। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इनको एक बार माइनस करेंगे। जब हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ √5x और माइनस माइनस प्लस, ये √2x - 6, 4 + 1 और 4 - 1। अब करेंगे हम इसमें, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या, ये तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे 2√5x, रूट में ये दोनों, और ये भी 2√2x - 6, और यहाँ पर कितना 5 + 5/3, ये कैंसिल। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 5x और यहाँ पर 2x - 6, और यहाँ पर इधर हो जाएगा 25 और इधर आएगा 9। ओके, आप इसमें अगेन कर सकते हो, या फिर इसमें सिंपल सिंप्लीफाई कर लो कि 9 की इधर मल्टीप्लाई, 9 5 जब 45x, और यहाँ इसको, और वैसे भी हम यहाँ पर इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। 5 5 जाते हैं, 5/9 होता। अब यहाँ हो जाता हमारा 9x। ओके, यहाँ 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया है x की वैल्यू 9x। ये कितना आ रहा है 10x - 5 6 30। अब 30 को उधर लेके आओगे, इधर प्लस का 30, ये 10x - 9x, x की वैल्यू कितनी होगी 30। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर सेकंड वाला देखो, यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ गया। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर, मार्क द सेंटर एज O, मार्क अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल एंगल P, मीजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ एनी 1 टेंजेंट। सिंपल है, तो एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल देखो, ऐसे क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन वाले में कराए हमने, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट देख लो आप, ये आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखो 4 सेंटीमीटर का सर्कल, 4 सेंटीमीटर कंपास में फिल किया, सर्कल बना दिया, इसका सेंटर ले लिया। अब ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर सेंटर से P, मार्क अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। अब यहाँ से 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमने एक P पॉइंट ले लिया। अब यहाँ से अगर हम इस पर क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करने, तो हम क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं इस साइड का, एक यहाँ से आर्क, ऐसे ही नीचे आर्क। ओके, इस तरीके का आर्क लगाएंगे कि यहाँ से आर्क और ऐसे यहाँ नीचे आर्क। आप ओपन करो उसे, जितना आर्क यहाँ से लगाओगे ना उसी डिस्टेंस से, फिर वो हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ से मूव नहीं होना चाहिए। जैसे आपने जितना ओपन कर लिया, फिर ये मूव नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल सेम इधर मूव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कट कर दिया, इनको ज्वाइन किया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। मीन्स मतलब हम इसका मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। मिड पॉइंट फाइंड करके इसको रेडियस लेकर आप इस पर क्या करते हो, एक सर्कल बना लेते हो, दूसरा ऐसे इस तरीके से, और जहाँ पर ये सर्कल इस सर्कल को कट करता है वही हमारे क्या हो जाते हैं, टेंजेंट हो जाते हैं। बस इनकी लेंथ मेजर करके आपको बता देनी है, सिंपल। ओके, तो इसकी लेंथ वैसे कितनी आएगी, आप इसको वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे रेडियस अगर हमें 4 है, ये 7 है, तो अगर हम देखें तो रूट में कुछ वैल्यू आ रही है हमारी, इसको हम बता सकते हैं वैसे भी। ठीक है, चेक कर सकते हैं कि कितनी आएगी, तो उसके नियर बाई आप बता देना इसमें। क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 16,
बचेगी ये वाली साइड जिसको हम टेंजेंट ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं इसको ए, तो ए पी टेंजेंट हो जाएगा ए पी का स्क्वायर, 16 माइनस करेंगे इधर, तो इधर कितना बच रहा है हमारा 33, रूट में 33 ए पी की वैल्यू आ रही है, और ये वैल्यू किसके नियर बाई आ रही है 5 पॉइंट समथिंग के इसकी वैल्यू आएगी। ओके, तो नाउ अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट है, कह रहा है कि ए मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर टू बी 45। एक मैन ऑब्जर्व कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर का 45। ही वॉक्स टुवर्ड्स इट इन द ओरिएंटल लाइन थ्रू इट्स बेस ऑन कवरिंग 20 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 60, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, करेक्ट टू सिग्निफिकेंट। सिंपल है ये भी, देखो इस वाले पार्ट में यही तो कह रहा है कि आप पहले वो ऑब्जर्व कर रहा था 45 का एंगल बन रहा था, ठीक है। फिर ये 20 मीटर आगे से ऑब्जर्व आगे आ गया, तो 20 मीटर आगे से आ गया, तो ये कितना ऑब्जर्व किया इसने कि वो 60 हो गया, 45 से एंगल 60 डिग्री हो गया। तो आपको हाइट ऑफ टावर बतानी, हाइट ऑफ टावर, ये हाइट ऑफ टावर को अगर हम क्या लेट कर लेते हैं एच, ओके, इनको ए बी सी लेट कर लेते हैं, ए बी सी डी। तो ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको एक्स भी लेट कर सकते हो आप। तो अगर आपने ये वाला ट्राइंगल लिया है tan 60, तो tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये हो जाएगा h अपॉन एक्स, x √3 किसकी वैल्यू हो गई h की। नाउ अब हम इसमें लगाएंगे बड़े वाले ट्राइंगल में tan 45, तो tan 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 20 प्लस x। आपको हाइट चाहिए तो x की वैल्यू निकालो, आप x की वैल्यू रखो किसके टर्म में, h के टर्म में फाइंड कर लेंगे। यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 इजिकल्स टू एच अपॉन 20 प्लस एक्स, ये 20 प्लस एक्स इधर आ जाएगा इक्वल्स टू एच। एक्स की वैल्यू कह सकते हो आप h अपॉन √3, तो यहाँ पर x की जगह रखेंगे h अपॉन √3 इक्वल्स टू एच। यहाँ 20 इजिकल्स टू एच माइनस एच अपॉन √3, यहाँ √3 करेंगे हम तो √3h माइनस एच अपॉन √3। अब इसको सोल्व करेंगे हम तो h कॉमन आ जाएगा, यहाँ √3 माइनस 1 अपॉन √3। इसको सोल्व कर लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, कि आप इसमें से माइनस करोगे कि ये 1.732 होती है वैल्यू, इसमें से 1 माइनस करोगे तो आएगा 0.732, और इसको डिवाइड कर लोगे आप किससे √3 से, या फिर इसको रेशनलाइज कर लो, √3 इंटू √3 कर लो, पहले √3 इंटू √3 कर लो, नीचे से रूट की वैल्यू हट जाएगी, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे से हो जाएगा 3 और ऊपर जाएगा √3 किस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3 की √3 से 3, यहाँ √3 और यहाँ पर 3। अब थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, ओके, कि आप यहाँ पर क्या कर लो, या तो सेपरेट डिवाइड कर लो, या फिर इसमें से माइनस करके फिर 3 से डिवाइड कर दो, ओके। और इक्वल्स टू में क्या है हमारा, ये 20 है ना, ये हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या, अच्छा इक्वल्स टू में 20 भी है, मतलब इसके इक्वल्स टू में क्या है हमारा 20 भी, ये है, और ये इक्वल्स टू में 20 भी तो है। तो अगर इक्वल्स टू में 20 है तो 20 उधर लेके आओ, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस √3, तो बस 20 इंटू 3 ये जाएगा 60, और 3 में से ये माइनस कर दो 1.732, ओके, और फिर इसे डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर में फाइंड करनी है। तो ये था इसमें हमारा क्वेश्चन, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, ओके। तो फिर हम आगे आपके लिए और जो प्रैक्टिस पेपर या क्वेश्चन पेपर मटेरियल वगैरह वो लेके आएंगे, ओके गाइस। तो बस आप प्रैक्टिस में लगे रहें, एग्ज़ाम नियर है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यू टाइम की है, आप सभी को पता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, फ़ोन कम चलाते हुए आपको बस अपनी स्टडी पर फोकस रखना है। ज़्यादा मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। आप ज़्यादा जितना टाइम आप मोटिवेशन में लगा रहे हो उतना टाइम आप क्वेश्चन में दो और सब्जेक्ट में दो, तो आप अच्छा स्कोर करोगे, ओके। थैंक यू।